हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ये ELSS 2022 मतलब इस साल के लिए। मतलब ELSS होता है वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो शायद आप लोगों का तो टैक्स मतलब आपको सेव करना ही है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ELSS कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी तो नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट, जनरल डिस्क्लोजर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूँ, ना मेरे पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने का एडवाइजरी है। ना मेरा बस ऑब्जेक्टिव यही है कि बस मेरा जितना एक्सपीरियंस है एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, शायद डी डॉलराइजेशन वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके चक्कर में आपका जो कैपिटल है ना, वो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में मान लीजिए म्यूचुअल फंड में वो पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और ये कभी भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि म्यूचुअल फंड से आपका 30% 25% आ जाएगा। ठीक है। मतलब आप मान लीजिए वो 2020 का जैसे इवेंट हो गया तो तब तो आपका बनेगा। अदरवाइज मान के चलिए कि आपका 15 to 16% ही आपका रिटर्न बनेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना मैंने म्यूचुअल फंड ELS कैटेगरी है ना, इसको मैंने मतलब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है ना, ये बहुत ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला आता है ना, ये जो बरोडा ELSS 96, इनका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.73 है। सिमिलरली आप थोड़ा नीचे करके जाएंगे, ये 1.7, ये मिडिल में जैसे 1.30, ये LIC का है। मुझे पता नहीं LIC क्यों ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंडस्ट्री में है, आई एम नॉट श्योर। देखिए बड़ौदा का भी वही उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं है, और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा हाई है। देन आपको तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि HSBC ये सब में मत कीजिएगा। ये थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू रहता है। और BOI ये भी गवर्नमेंट का थोड़ा टच रहता है, तो ये भी इससे इससे भी अवॉइड कीजिए। यूनियन भी नहीं मत कीजिएगा, UTI जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास जब ऑल्टरनेटिव्स है तो ये सब में मत कीजिए। और एक चीज है, ये जो सबसे बड़ा नाम होता है ना, इसको तो पहले ही अवॉइड कर लीजिएगा। ये HDFC एंड ये दिस ICICI, ये दोनों चीज पहले ही अवॉइड कर लीजिएगा। ये इनका एक प्रॉब्लम आता है। और ये फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसका भी मतलब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। ये एक बार हुआ था कि डेव फंड में बहुत ये जो इन्वेस्टर था ना, उसको पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। और बाकी तो चार्जेस आप देख लीजिए, ये बहुत हाई है, तो इसीलिए मैंने इसको ये जो देखिए टोटल इंडिया में ना 36, शायद 36 या 40 आसपास ऐसा कुछ फंड हाउस है। तो आपको बस एक या दो ही चुनना है, मैक्सिमम आप तीन चुन सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं। तो इसे इसीलिए मतलब 36 में जितना आप निकाल सकते हैं ना, आप वही कीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये जो दो इन्वेस्टमेंट दो LSS फंड है ना, ये देखिए एक है इंडिया बुल्स है और एक है PGIM इंडिया LSS फंड। यहाँ पे देखिए इनका जो एसेट्स है या एक्सपेंस रेशियो है, ये ऑलमोस्ट सही लग रहा है। मतलब ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। बट ये एक्सपेंस रेशियो और ये टोटल एसेट, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कम है। ठीक है। और इंडिया बुल्स का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू वो सही नहीं है। और ये फंड उतना ज्यादा पुराना भी नहीं है, मतलब कोई ट्रैक नहीं है। मैं सिर्फ 3 साल के बेसिस पे मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। और ये जो PGIM है ना, ये PGIM वही है, ये DHFL वाला है। ठीक है। DHFL में तो आपको पता होगा कि वो राकेश झुनझुनवाला का भी बहुत पैसा चला गया था। और वो क्या किया था कि पैसा साइफन ऑफ करके इधर उधर कर दिया था। और मोस्ट ऑफ द पैसा एक्चुअली वो एंटी इंडिया
कैंपेन में ही चला गया था। तो ये सब भी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मान लीजिए आपका पैसा यहाँ पे स्टक हो जाएगा ना, तो उसके बाद मतलब आपका पैसा है तो मतलब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना आप सभी के पास जा सकते ना कुछ कर सकते, आपका पैसा पूरा स्टक हो जाएगा। और आई कैन एश्योर यू, मतलब इंडिया में कोर्ट में ऑलमोस्ट 3 करोड़ है, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है ना वो पेंडिंग है में। तो आपका तो शायद ये यहाँ पे कोई सुनेगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे ये सब चीजें। देखिए टाटा का मुझे उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं लगा, मुझे एसेट भी सही लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी सही है। रिटर्न आप बोल सकते हैं कि ये ठीक ठाक है, ये बहुत हाई भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ये ठीक ठाक है। लेकिन एक ही मुझे प्रॉब्लम लगा वो है ये नंबर ऑफ होल्डिंग्स, ये मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है तो आप वहां पे जाइए, अदरवाइज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये टाटा इंडिया से टैक्स सेविंग फंड। फॉर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, यहाँ पे देखिए ये फंड तो सही है, इनका परफॉर्मेंस भी सही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे देखिए फंड साइज है ना, इसका बहुत बढ़ चुका है, 31,208 फंड 41 करोड़। ये बहुत बड़ा फंड होता है, मतलब एक मैनेजर के लिए इतना बड़ा अमाउंट, वो भी ईएलएसएस कैटेगरी में मैनेज करना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए मतलब मैं इसको अवॉइड करता हूँ। फॉर मायरे एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट फंड, देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो सही है, आपका जो 3 इयर्स रिटर्न भी सही है, आपका 1 ईयर रिटर्न भी सही है, 5 ईयर रिटर्न भी सही है, मतलब ये एवरेज से तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम एक चीज पे है, ये है टोटल एसेट, ये 10,802 करोड़, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। अनदर थिंग इज ये जो नंबर ऑफ होल्डिंग्स है ना 65, मतलब आप मान लीजिए बीएसई 100, ये जनरली देखिए कि ये जो कंपनीज भी है ना, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई, रिलायंस, मतलब ऊपर का कोई कंपनी छोड़ा नहीं है, सब में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और ये जो नंबर ऑफ होल्डिंग बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। और इसका जो एसेट है ना ये 10,000 हो क्रॉस कर चुका है, तो ये बहुत बड़ा फंड बन चुका है। तो मुझे ये दो रीजन से ये जो फंड है ना ये पसंद नहीं है, मायरा एसेट टैक्स सेवर फंड। फॉर मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, आप देखिए यहाँ पे टोटल एसेट मुझे सही लगा, एक्सपेंस रेशियो भी सही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम लगा ये रिटर्न से। रिटर्न देखिए ये 1 ईयर में 10.74, 3 ईयर में 14.53, 5 ईयर में 12.92। इसका मैंने ये देखा था नंबर ऑफ स्टॉक, उसमें भी थोड़ा कम है, मतलब शायद 30 के आसपास होगा। लेकिन ये जो रिटर्न्स है ना, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं इसको भी रिजेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है। फॉर कोटक टैक्स सेविंग फंड, देखिए आप जब कोटक टैक्स सेविंग्स फंड के में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो उदय कोटक और अश्विनी ग्रोवर का केस है ना, वो आप एक बार थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोटक क्या करता है कि आईपीओ फाइनेंसिंग में पैसा डालता है। आईपीओ फाइनेंसिंग वही होता है जो मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोटक की फंड में ये शायद वो आईपीओ एक इन्वेस्टमेंट, हाँ वो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपको आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को बहुत लोगों को पैसा, मतलब वो आईपीओ का एलोकेशन नहीं मिलता है। तो मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कोटक बैंक है या एचडीएफसी बैंक, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कोटक बैंक ही यही करता है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये लोग क्या करता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल दे देता है सबको। मतलब मान लीजिए कोई जाना पहचाना सा है, मतलब थोड़ा बहुत भी रेपुटेशन है, उसको पैसा दे देता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल, और उसके क्या चक्कर में क्या होता है कि कोई भी जाके वहां पे मतलब बोरो कर लेता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल। और शॉर्ट टर्म कैपिटल बस यही होता है कि मान लीजिए आप आईपीओ के दिन आपको वो पैसा मिल जाएगा, पैसा अलोंग विद शेयर्स मिल जाएगा, और आईपीओ के दिन वो शायद बेच देगा, या बाद में कोई बेच के वो जितना पैसा कोटक ने उसको दिया था
वो दे देगा, और मान लीजिए इसका मतलब किसी पर्सन का लॉस हो गया तो वो पैसा तो नॉर्मल जितना पैसा है वो तो देगा, प्लस जितना लॉस हुआ है वो भी ये दे देगा। ठीक है, आईपीओ फाइनेंसिंग में आपको मतलब उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट आप ये गूगल कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी भी है, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये सब जब फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से रख कर कीजिएगा। ठीक है, और इसके देखिए ये जो एफएसएन ई कॉमर्स है ना, ये एफएसएन ई कॉमर्स कोई है, ये नाइका है। ठीक है, ये फर्स्ट बोर्ड देखिए ये 31, मतलब वो उस टाइम पे वो आ गया था, और इसके चक्कर में क्या होता है कि अभी तो नाइका ऑलमोस्ट 30 to 40% नीचे है, लेकिन इसका देखिए ये इतना शेयर्स अभी तक भी पकड़ के रखा है और ये आराम से चल रहा है। ये डाउन करेगा, ये करेगा, जो करना है इसको करता है। और उसके बाद देखिए ये जोमेटो, ये उदय कोटक ऑनलाइन ट्विटर में आके वो मतलब जस्टिफाई कर रहा था ये जोमेटो का प्राइस। ठीक है, इससे देखिए कुछ हुआ तो नहीं अल्टीमेटली। इन लोगों का क्या होता है कि नाइका का भी कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये जोमेटो का भी कोई बिजनेस मॉडल होता नहीं है। और जोमेटो अभी क्या कर रहा है कि खुद का तो पता नहीं, लॉस मेकिंग तो है ही, और दूसरा है कि इसका कुछ एक मतलब कंपनीज है जो लॉस, वो भी लॉस मेकिंग ही है, वो शायद सब्सिडी होगा या कुछ पेरेंट कंपनी होता है, तो वहां पे भी आराम से इन्वेस्टमेंट चल रहा है। मतलब हद होता है ये सब। और ये सब पता नहीं ये मैनेजर, ये जिसका मैनेजर है ना ये कोटक सेवर टैक्स सेविंग का, ये भी कुछ नहीं बोलता है, आराम से यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। ये पता नहीं खुद का पैसा होता तो क्या करता कि नहीं करता, ये रिटेल पब्लिक का पैसा लेके ये सब कर रहा है। फॉर कनारा रोबोको इक्विटी फंड, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट देखिए, एक तो है एवेन्यू सुपरमार्ट और एक है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये एवेन्यू सुपरमार्ट में क्या प्रॉब्लम है। एवेन्यू सुपरमार्ट का जो आप पी देखेंगे ना, ये बहुत हाई है। अब इतना हाई है, उसके बाद आपको रिटर्न होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद बन बन सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो फिर से वो नाइका एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं, मैं पिछले बार मैं बोलता हूँ वो कोटक की तरह ही ये सेम इशू है। ये लोग बोलता है कि अच्छा ये ब्रेक थ्रू कब करेगा, जब शायद सलमान खान शादी करेगा। अब इंडिया में सबको पता है सलमान खान की सर शादी करने कभी जरूरत ही नहीं है, करेगा भी नहीं, और तब ये बोल रहा है कि इसका कुछ आपका रिटर्न मिलेगा, वो भी मतलब जे कर्व में रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये सब फालतू का चीज है, ये सब में मत पड़िए। मैं बोल रहा हूँ ये सब अवॉइड करना ही बेटर रहता है। और यहाँ पे भी देखिए ये जो डीएसपी फंड है ना, डीएसपी टैक्स सेवर फंड, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। ये टोटल एसेट है ऑलमोस्ट 9,397 करोड़ हो चुका है, तो ये मुझे थोड़ा हायर साइड लगा, तो इसके लिए मैं इसको भी रिजेक्ट कर दूंगा। अदरवाइज इसका रिटर्न सही है, लेकिन 5 साल का रिटर्न थोड़ा कम है, बट ठीक है, इससे तो इतना ही रिटर्न आपको मिलेगा ईएलएस कैटेगरी में। फॉर इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान है ना, इसका देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो सही है, टोटल एसेट भी सही है, रिटर्न्स भी सही लग रहा है। अच्छा और है इसका, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो पीवी फिनटेक है ना, पीवी फिनटेक वो वही है, ये पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, ये फर्स्ट ब्रॉड है ये नवंबर 30 2021, तो मतलब वो नवंबर मंथ में ये रिपोर्ट हुआ है। और इसका जो शेयर प्राइस जो चेंजेस है ना, मतलब 56.3%, मतलब ये खरीदा है नया फिर से भी, मतलब नवंबर में तो खरीदा है। ये अभी जो मैं फरवरी में दिखा, मतलब फरवरी तो तक तो रिपोर्ट हुआ है अभी तक, तो वहां पे भी मतलब ये इंक्रीज हुआ है। तो मुझे ये कैपिटल एलोकेशन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अदरवाइज तो ये तो बाकी तो नॉर्मल ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं और कोई रेड फ्लैग नहीं है, बस ये एक ही है जो वो मुझे पीवी फिनटेक में जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सही नहीं लग रहा है। फॉर महिंद्रा मैन्युलाइफ ईएलएसएस फंड, अब इस फंड एक्चुअली ये शायद 2015 में आ गया था, 2015 या 16,
उस टाइम पे आया था, लेकिन इसका प्रॉब्लम है कि इसका एसेट साइज बढ़ नहीं रहा है। मतलब पता नहीं इन लोगों ने मार्केटिंग सही से किया है कि नहीं किया है, या रिटर्न तो देखिए 5 साल हो चुका है, मतलब 16, हाँ वो आप 21 से आप 5 साल कर लीजिए तो आपका 16 में तो आ ही चुका था। रिटर्न सही है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा, एक्सपेंस रेशियो भी सही है। और आप जब इनका जब इन्वेस्टमेंट देखेंगे ना, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, ये एक्सिस बैंक 21 में, हिंदुस्तान यूनिलीवर 20 में, ठीक है। 20 में जब आपका मतलब मान लीजिए वो ये अप्रैल उस टाइम पे था जहाँ पे बस मार्केट मतलब उठना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे देखिए और एक इन्वेस्टमेंट है, ये वाला इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखिए ये भी 20 में इन्वेस्टमेंट है, फरवरी में वो उसी टाइम एक्चुअली मार्केट मार्च में बॉटम आउट हुआ था, तो जैसे इस फरवरी में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सही है। मुझे लगता है ये इसका जो टाइमिंग भी सही है, ये जो मतलब सही प्राइस में भी खरीदा है। बट समहाउ इसका जो प्रॉब्लम है कि इसका कोई मार्केटिंग वार्केटिंग करता भी नहीं है, इसीलिए शायद इनका जो एसेट है ना, ये इतना नीचे होना नहीं चाहिए। मतलब एक फंड 5 साल हो चुका है उसके बाद भी एसेट आपका 4.425 करोड़ से, तो ये थोड़ा मुझे कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा है। ठीक है, अदरवाइज इसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर क्वांट टैक्स प्लान आप इनका एक एक मिनट, हाँ, ओवरऑल ओवरऑल देखिए इनका जो रिटर्न है ना, ये 20.95% है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये 2013 से ऑलमोस्ट 2020 तक, नहीं वो चार ऑलमोस्ट यहाँ पे ही 4 टाइम्स हो गया था। बस यहाँ पे थोड़ा वो मतलब एक एकदम से जंप कर गया, मतलब यहाँ से डबल हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ से आप देख लेंगे ना, यहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है, और आप यहाँ पे से जब देखेंगे ना, मतलब 100 पकड़ लीजिए, तो फिर ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये अच्छा रिटर्न मुझे लगा। अच्छा, और एक चीज़ है, इसका जो फंड साइज है ना, ये 855 करोड़ है, जो मुझे लगता है कि ये सही है। मतलब अब बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पे आप रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर टू कैटेगरी। कैटेगरी में आप देख लीजिए कि 14.3% है, और ये 5 ईयर्स में 23.4% है। ये 3 साल में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे ना, तो आपको ऐसे 20% के आसपास मिल जाएगा ये फंड का, ठीक है। और ये एक नॉर्मल कंपैरिजन है। अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ पे आप होल्डिंग्स देख लीजिए, यहाँ पे होल्डिंग्स 40 है, ठीक है। और एक है कि यहाँ पे जब अब आप ना होल्डिंग्स चेक करेंगे ना, कि बहुत सारा फंड में क्या होता है कि जनरली वही रिलायंस है, एच डी एफ सी बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब रहता है। लेकिन आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा मतलब ऑड्स है नाम, जैसे ये अदानी एंटरप्राइज, और उसके बाद ITC, वेदांता मेटल में है। आपको शायद याद होगा वो मतलब वेदांता का डीलिस्टिंग के लिए इशू हो गया था, उसे LIC ने इसको रोक दिया था पूरा। उसके बाद देखिए HFLCL, ये 5G के लिए वो जो फाइबर केबल है ना, ये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, ठीक है। और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे भी HDFC बैंक है, लेकिन ये इसका परसेंटेज बहुत कम है, तो सही है। अच्छा, और एक चीज़ है कि इसका एक्सपेंस रेशियो, एक मिनट नीचे होगा, हाँ, इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.57 है। तो ये आप ये कंसिडर कर सकते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और इसका वेबसाइट है, ये वेबसाइट आई थिंक आप लोगों को शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये क्वांट का। तो ये एक वेबसाइट है, और यहाँ पे ना इनका एक ट्रांजैक्शन पोर्टल सर्विस बोल के है, तो आप यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये क्वांट का। अच्छा, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है क्वांट का, बस मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया।
अच्छा एक मिनट, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटीज तो 46 है, ये सही है, ये मुझे सही लगा। उसके बाद देखिए पूना वाला सीजी पावर तो नहीं, नहीं वो मुझे सही लग रहा है ये आईडीएफसी जो टैक्स एडवांटेज फंड है ना। और एक चीज, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए इनका जो अच्छा इनका 3 इयर्स का रिटर्न ही है, ऑल टाइम रिटर्न 18.09। तो ठीक है, शायद ये स्टार्ट हुआ था 2013 में, 2013 तो मुझे, हाँ 2013 से तब 22 था, अब है 103, तो 103 मुझे सही लग रहा है। मतलब यहाँ से 22 से तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 4 टाइम से ज़्यादा, मतलब 4.5 टाइम्स, तो ठीक है, ये भी सही है। और इनका एन फंड साइज भी 3,427 करोड़ है, तो ये भी उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये शायद 1-2 साल के बाद ज़्यादा हो जाएगा। और नीचे नीचे देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो फंड का रिटर्न है ना, ये देखिए 5 साल, या मतलब ऑल ओवर तो 18.1% है, 5 साल में देखिए 17.4 है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए कि 14.3, तो ये कैटेगरी का जो एवरेज है ना उस इसको भी बीट किया है। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स है ये, तो आप मुझे लगता है कि इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पारंपरिक टैक्सेवर फंड, आप ये देखिए यहाँ पे ये 1 मंथ का है, एक मिनट मैं बोलता हूँ हाँ, ओवरऑल ओवरऑल देखिए यहाँ पे 26.50, जो मतलब इन इंडियन कंटेक्स्ट ये बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, आप नीचे आके देखिए अभी, और इनका जो फंड साइज है ना ये भी छोटा फंड साइज है, मतलब 432 करोड़। और एक यहाँ पे और एक पॉजिटिव चीज़ है, ये ओवरऑल फंड का रिटर्न है 87%, 87.6%, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आप 1 ईयर का मतलब रिटर्न देखिए, ये 25.9, ये भी थोड़ा बहुत हाई है। और कैटेगरी एवरेज 54.9 है, कि इसका रीज़न ये है कि जो ये 2020 में ना ये मार्केट बॉटम आउट हो गया था, तो वहाँ से ये ऊपर गया है, तो इसीलिए ये जो रिटर्न्स है ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप ईएलएस के लिए तो 3 साल ही इन्वेस्ट करेंगे ना, तो 3 साल में मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि एक पीयर कंपैरिजन दिया हुआ है, मुझे लगता नहीं है यहाँ पे उतना कुछ है। लेकिन एक चीज़ और एक पॉजिटिव पॉइंट है वो, और पराग पारिक, कि यहाँ पर जो इनका होल्डिंग देखिए, यहाँ पे 24 होल्डिंग्स है, मतलब ज़्यादा होल्डिंग्स है भी नहीं यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो होल्डिंग्स होता है ना जनरली, वो लोग मतलब कैपिटल एलोकेशन सही करता है, मतलब बहुत ही जो हाई प्राइस में है वो कभी नहीं खरीदता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो ये है कि आईटीसी या हीरो मोटोकॉर्प मिलता है, लेकिन यहाँ पे आईटीसी और हीरो मोटोकॉर्प क्या करता है, ये पारंपरिक, ये जो दो कंपनी से ना बहुत डिविडेंड मिल जाता है इन लोगों को, तो ये डिविडेंड को ना वो री इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट कर देता है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा पैसा रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, और नीचे अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.98, मतलब थोड़ा हायर एंड पे है, बट मुझे नहीं लगता कि
ये उतना प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। और फंड मैनेजर राजीव ठक्कर ये फंड तो 2019 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2013 में जब ये पराग पारिक आया था ना, तब से राजीव ठक्कर मतलब ये फंड हाउस में है। तो मार्केट में तो इनका रेपुटेशन अच्छा ही है। बस यही है। और अकॉर्डिंग टू मी आप ये जो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड है ना, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अंडर कंक्लूजन, देखिए मैं कुछ कंक्लूड करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूँ, ना मेरे पास कुछ उतना CFA CA ऐसा कुछ डिग्री है। मैं नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। और आपको मैं बोलता हूँ, देखिए आपका पैसा आपका ही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ही होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट हुआ तो भी आपका ही होगा, लॉस हुआ तो भी आपका। तो इसीलिए मैंने जितना आपको बोला है ना, वहां से आप थोड़ा सोच सोच के कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बोल दिया हूँ ऑलमोस्ट कहाँ पे करना है। और जहाँ पे मैंने बोला हूँ कि आपको क्यों नहीं करना है, आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोला हूँ कि आपको क्यों नहीं करना है। तो ये सब थॉट ही रखना है। और एक चीज है, ये जो मार्केट में जितना आपको बोलता है ना कि CFA CA ये सब जो जितना फॉरेन डिग्री है, वो और इंडिया का भी जितना डिग्री है, मतलब आप उन लोगों से भी थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके पास एक डिग्री है, उसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि वो जो बोल रहा है वो सही है, और बस वही जो जानता है वही सही है और बाकी सब बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और एक चीज है, मैं ऊपर तो बोल दिया हूँ कि सेबी रजिस्टर्ड से आप कर सकते हैं, मतलब सलाह मशवरा कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा सेबी रजिस्टर्ड दे आर ऑल्सो सेल्स पर्सन। ठीक है। तो उनका क्या होता है कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको कोई भी फंड चिपका देगा, तो फिर उसके बाद मान लीजिए आपका कुछ लॉस हो गया ना, तो वो नहीं देगा। ठीक है। तो आप ऐसा कुछ मतलब इंसान से मदद ले सकते हैं कि मान लीजिए आपका लॉस हो गया ना, तो वो लॉस आपका दे देगा ना, तब आप उनका बात सुन लीजिएगा। अदरवाइज मार्केट में किसी का भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, इवन मेरा भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैं जितना बोला हूँ आपको, यहाँ से मैक्सिमम कितना मिलेगा, 30-35% ही आपका काम का होगा। ठीक है। उसके बाद बाकी नहीं होता है। ये सबको मान लीजिए आप एक बुक भी पढ़ रहे हैं ना, जब आप एक बार पढ़ रहे हैं, उसके उसका शायद आपका 15% या 20% ही समझ में आ जाएगा। आप 2 बार पढ़ेंगे तब जाके वो थोड़ा 25 होता है, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे तो वो 30-35, ऐसे करके वो 100 पर जाता है। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी वही है, मतलब हर कोई यहाँ पे सीखने के लिए आया है। कोई यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे लोग भी हैं जो मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे मैं कुछ सीखूंगा। मेरा जो जूनियर है मैं उनसे भी सीखता हूँ, तो हर कोई यहाँ पे लर्नर है। और एक दो चीज मैं बोलता हूँ कि जो मार्केट में ये सब जो आके बोलता है ना, ये जो मतलब बाय एट एनी प्राइस, ये जैसे सौरभ मुखर्जी टाइप का, इनका देखिए मैं उनसे क्या होता है क्योंकि मतलब बाय एट एनी प्राइस में तो मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी आपको मत नहीं खरीदना है। एशियन पेंट्स आपको 100p पे नहीं खरीदना है। टाइटन आपको 130p पे नहीं खरीदना है। ठीक है। ये मेरा मानना है। लेकिन वो जो बोलता है ना कि जोमेटो, ये जो नाइका, इसका मतलब कुछ बिजनेस मॉडल नहीं है, और इनका ऐसा नहीं कि बस यही है और कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। मान लीजिए नाइका, जो आप क्या करता है कि वो तो ये नॉर्मल ये लिपस्टिक वगैरह वो जो मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स बेचता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अमेजन उसको नहीं बेच सकता, या फ्लिपकार्ट नहीं बेच सकता, या रिलायंस नहीं बेच सकता। वो जो बिजनेस मॉडल जो है ना, वो आपका एंट्री बैरियर कुछ नहीं देता है, वो कर देता है जस्ट, मतलब कुछ भी कर लेता है। और ये सब जो होता है ना, वहाँ बहुत सारा आप देखेंगे जो न्यूज में आता है कि वो जो फाउंडर है उसका, फाल्गुनी नायक शायद, तो बोलता है कि अच्छा मैं 49 के एज में स्टार्ट किया हूँ, 56 या 57 में मैं, मेरे पास 2-3 बिलियन है। देखिए ये सब बोलने के लिए होता है। आपका पैसा है, आपका पैसा चला जाएगा ना, कोई फाल्गुनी नायर आके पैसा देगा नहीं। वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप जो मीडिया में चलता है ना, वो 90 to 92% वो पेड होता है। ठीक है। आपका पैसा वो खींचने के लिए होता है वहां पे। तो ये सब से भी दूर रहिए। और मैं सौरभ मुखर्जी का क्यों एग्जाम्पल लिया, देखिए
ये हर किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास CFA डिग्री है, ठीक है, CFA डिग्री है, वो लंदन से कुछ इकोनॉमिक्स का भी डिग्री है। तो उनका उनका भी आप जब सुनेंगे ना, उनका भी शायद 20-25% ही आपका काम का होगा, बाकी सब वो फालतू चीज बोलता रहता है, क्योंकि वो भी सेल्स पर्सन है। और सिर्फ सौरभ मुखर्जी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मैनेजर्स तो बोलता है कि ये एक मैनेजर मैंने सुना था, वो म्यूजिक भी टेक में बोलता है, QSR भी टेक में, हर कुछ टेक में ही है, और वो तो स्पेशल सिचुएशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या करता है, ठीक है। लेकिन उस मैनेजर का भी आप मतलब 80% हटा देंगे ना, 20% काम का चीज बोलता है। आपको बस टारगेट वही करना है कि 20% लेना है आपको, आपको बस वो बात, बाकी तो वो आपका मार्केटिंग के लिए होता है, वो सब भी अवॉइड ही कीजिएगा। और एक मैनेजर मैंने देखा था, वो तो बोलता था कि ब्राइट क्रॉम ग्रुप नेक्स्ट इन्फोसिस है। अब ब्राइट क्रॉम ग्रुप में जितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो सकता है सब हो चुका है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मार्केट में आपको जो जो मिल रहा है ना, इसमें मैं इससे पहले भी बोल चुका था, मेरा भी, आप 20-25% ही लीजिएगा, उसके बाद डिसीजन आप खुद से लीजिए। और एक चीज है कि आप जब ये ELSS कैटेगरी में है ना, आपको तो 1.5 लाख का लिमिट है, तो उसको मतलब कोशिश कीजिए वो 2-3 फंड में डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ना 2019 में मैं आदित्य बिरला में किया था और पीफैज में किया था, ठीक है। तो मेरा पीफैज तो चल चल गया, लेकिन आदित्य बिरला में मैं मतलब मुझे रिटर्न रिटर्न तो देखिए पॉजिटिव में आ गया, लेकिन मेरा रिटर्न जितना आया ना टैक्स भरने के बाद, मुझे लगता है कि मेरा नेगेटिव में चला गया। तो ये सब चीज भी ना थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें देखने का। और एक चीज है मैं इसे बोलना चाहूंगा, देखिए शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है, लेकिन इस वीडियो को मतलब आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना, आप थोड़ा 1-2 बार सुन लीजिएगा, सुन के जितना भी आपको काम का चीज लगे उतना ही लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट में एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि मैं जो जितना बोला हूं ना, ये एंटीथेसिस है। और ये मतलब एंटीथेसिस ऐसा नहीं कि हर टाइम एंटीथेसिस ही काम कर जाएगा, वो थीसिस भी कभी काम कर सकता है। तो आप जब इसको इन्वेस्ट कीजिएगा ना, तो थोड़ा ये जो एंटीथेसिस जितना भी मैंने बोला हूँ, फ्रॉम वो इंटरनेशनल रिलेशन से, फाइनेंस से, और उसके भी आप नीचे चले जाएंगे तो इंडिविजुअल कंपनीज में, वहां पे भी आप देखेंगे ना, तो ये सब एक बार सोच के एक पेपर में, हो सकता है कि आप एक बार लिख लीजिए कि क्या क्या थीसिस है, क्या क्या एंटीथेसिस है, उसके बाद आप जब डिसीजन लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि तब बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एनीवेज, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।